नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी हमारी चल रही थी और उसमें हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पढ़ाया था और एक्सरसाइज 13.3 के पहले 4 क्वेश्चन कर चुके थे। अब आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है क्योंकि इन प्रश्नों में प्रश्न को पढ़ना और प्रश्न सही से समझ आना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर प्रश्न सही से समझ आ गया तो आप ये मान के चलिए आपका आधा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है। यानी अगर कोई व्यक्ति रोगी है और उसका टेस्ट होता है तो 99% टाइम्स उसके जो लक्षण होते हैं, मतलब जो सही होता है, रिजल्ट सही आता है कि वो वास्तव में बीमार है जब वास्तव में रोगी रोग से ग्रस्त होता है। यहाँ भी इन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर किसी को वास्तव में कोई बीमारी है और उसके टेस्ट कराए जाते हैं तो वो टेस्ट 99% करेक्ट होते हैं, लेकिन किंतु 0.5% बार किसी से स्वस्थ व्यक्ति के रक्त की जांच करने पर निदान गलत रिपोर्ट देता है, यानी व्यक्ति को रोग से ग्रस्त बतलाता है। यानी व्यक्ति तो स्वस्थ है लेकिन 0.5% टाइम्स वो ये कहता है कि ये बीमार है जबकि वो बीमार नहीं था, यानी रिपोर्टिंग गलत हो जाती है। फिर कहते हैं यदि किसी जन समुदाय में 0.51% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी एक सैंपल लिया कुछ लोगों का, तो उनमें अगर 1000 लोग होते हैं, 0.1% का मतलब होता है 0.1/100, यानी 1/1000। तो 1000 लोगों में से एक व्यक्ति बीमार होता है, 999 व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं। तो प्रायिकता क्या है कि अगर यादृच्छा चुना गया व्यक्ति, यानी एट रैंडम कोई व्यक्ति चुना जाता है उसमें से, तो वो रोग से ग्रस्त होगा, ये तो पता है कि वो रोग से ग्रस्त है, तो उसके रक्त की जांच में ये बताया गया है कि वह रोगी है। तो आपको प्रायिकता क्या ज्ञात करनी है कि आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह रोग से ग्रस्त हो, ये हमें पता है, जबकि रक्त की जांच ये बताती है कि वह रोगी है। तो इसे कैसे करेंगे? तो हम इसे कहेंगे कि घटना इवन मानते हैं कि माना व्यक्ति रोगग्रस्त है, क्योंकि व्यक्ति का रोगग्रस्त होना या ना होना वो रिपोर्ट पे डिपेंड नहीं करता। तो व्यक्ति का रोगी होना ये इंडिपेंडेंट घटना है आपकी। और E2 व्यक्ति स्वस्थ है। तो एक व्यक्ति अगर उठाया गया और वो व्यक्ति वास्तव में रोगग्रस्त है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1%, यानी 0.1/100, यानी 1/1000। तो 1000 में से एक व्यक्ति जो होगा वो बीमार होगा। तो एक व्यक्ति अगर उठाया जाता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1C1/1000C1, यानी 1/1000। तो अगर वो व्यक्ति स्वस्थ है, या तो स्वस्थ ही होगा, अगर 1000 व्यक्ति हैं उनमें से एक अस्वस्थ है, रोगी है, तो बाकी 999 स्वस्थ ही होंगे। तो ये बेसिकली 1 - PE होगा, 1 - 1/1000, यानी 999/1000। तो ये आपका E2 हो गया। अब ए घटना मानते हैं हम कि जांच में रोगी या व्यक्ति रोगग्रस्त है। एक घटना यह है कि जांच में जब जांच कराने पर व्यक्ति रोगग्रस्त निकला, ये घटना है। तो व्यक्ति रोगग्रस्त निकला जबकि वो वास्तव में रोगी था, तो ये आपको कितना बता रखा है? 99%। यानी कि वह व्यक्ति एक्चुअली में जांच ये बता रही है कि वो रोगी निकला, तो जबकि एक्चुअली में वो रोगी है,
तो इट इज़ A/E1। तो ये कहते हैं जब वो वास्तव में रोगी है तो जांच में वो पॉजिटिव निकला, जबकि वो एक्चुअली में रोगी है। ये आपको दे रखा है, वो कितना है 99%। और जब जांच में ये निकला कि वो रोगी है, जांच में वो रोगग्रस्त निकला, जबकि एक्चुअली में वो स्वस्थ था, E2 का मतलब स्वस्थ था, वो कितना दे रखा है 0.5%, यानी 5/1000। आपसे कहते हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि एक व्यक्ति जो चुना गया वह रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में बताया गया कि वह रोगी है। यानी पता है कि वो रोगी है, यानी इट इज़ ऑलरेडी नोन, जांच में वो रोगी बताया गया है। क्या है? यदि उसके रक्त की जांच में ये बताया गया है कि वह रोगी है, यानी जांच में व्यक्ति रोगी पाया गया, यानी ए हो चुका, तो वो व्यक्ति वास्तव में रोगी है, यानी E1 आपसे पूछा है। तो P/E1 जबकि ए हो चुका ये पूछा है, तो ये फिर वही आपकी बेस थ्योरम एवरी टाइम आप लगाएंगे, B/E1 इंटू PA/E1 अपॉन P/E1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो यह आएगा आपका P/E1 इज 1/1000, ये 99/100, ये हो गया 1/1000, 99/100, ये हो गया 1/5/1000, नहीं सॉरी, दिस इज 999/1000 इंटू 0.5/100, या 5/100 कर लीजिए। और इसको मैं दूसरे पेपर पे भी कैलकुलेशन करती हूँ। ये कैलकुलेशन 99/10⁵, नीचे 99/10⁵, और ये होगा 999 इंटू 5, ये 5/1000 था, तो ये होगा 999/10⁶। तो 10⁶ अगर एलसीएम ले लें तो 990 प्लस 999, 99/10⁵, तो ये ऊपर जाके 990/990 प्लस 999, 999 प्लस 18, 99 प्लस 18 119, और ये 9 से कट जाएगा। 9 2 18, 2 18, 9 1 9, 11 से कटेगा 11, नहीं 11 से नहीं कट रहा है, ये इतना ही रहेगा 110/221। ओके, ये गलत हो गया, यहाँ 5 भी आएगा इंटू 5, ये गलत हो गया भाई। 990/990 प्लस, बल्कि इसमें से मैं 9 कॉमन निकाल लेती हूँ। पहले 9 कॉमन निकाल लेते हैं कैलकुलेशन में। तो 9 कॉमन निकाला तो ये हो गया 110। कैलकुलेशन फिर से करते हैं, ये हो गया 99/10⁵, नीचे 99/10⁵ प्लस 999 इंटू 5/10⁶। कुछ गलती हो गई थी लिखने में, तो ये हो गया 10⁵, 99 नीचे 10⁶, एलसीएम लिया 990
प्लस 5 9 45, इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 9 45 प्लस 4 49, 4 कैरी, 5 9 45 प्लस 4 49, तो ये ऊपर जाकर 990 अपॉन 5, 9 9 18, 18 और 1 19, 5985। और अब इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड पहले भी कर सकते थे। देन 9 654, 654 और 9 5 45, 5 से फिर हो जाएगा, तो 5 2 10, 5 2 10 अपॉन 5 1 5 16, 5 3 15, 5 3 15, 22 अपॉन 133 आपका आंसर आएगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13.3 के अगले क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ये है 6th, देखेंगे 3 सिक्के दिए हुए हैं, तीनों सिक्के नॉर्मल सिक्के नहीं है। पहला जो सिक्का है, एक सिक्के के दोनों ओर चित है, यानी एक सिक्का ऐसा बना है कि उसके दोनों तरफ हेड है। तो अगर उस सिक्के को उछालते हैं तो हेड ही आएगा, तो हेड आने के चांसेस 100% और टेल आने के 0%। दूसरा सिक्का अभिनत है, यानी बाइज्ड है, मतलब इस तरह से बना है कि जिस तरफ चित है यानी हेड है वो 75% बार वो ऊपर आएगा, और जो टेल है जिस तरफ वहाँ 25% वो चांसेस होंगे। यानी उसकी बनावट ऐसे है कि जब भी उसे उछालेंगे 4 बार में से 3 बार, या कह लो 100 बार में से 75 बार हेड आएगा, बाकी 25%, 25 टाइम्स आपका टेल आएगा, पट आएगा। और तीसरा सिक्का जो है वो अनभिन्नत है, यानी अनबाइज्ड है, यानी उसमें बराबरी चांस है हेड और टेल दोनों के आने की। 3 सिक्कों में से याद रखिए एक सिक्के को चुना गया और फिर उसे उछाला गया। यदि सिक्के पर चित्त प्रकट हो गया तो क्या प्रायिकता है कि वह दोनों चित्त वाला सिक्का होगा। तो 3 सिक्के हैं, तो चूंकि पहले सिक्का चुना जा रहा है, सिक्का चुना जाना अपने आप में इंडिपेंडेंट घटना है और रैंडमली चुना जा रहा है। तो E1 घटना है कि पहला सिक्का यानी दोनों चित्त वाला सिक्का चुना गया। E2 अभिनत यानी बाइज्ड सिक्का जो था, अभिनत सिक्का यानी दूसरा सिक्का चुना गया, सेकंड कॉइन चुना गया। और E3 हो गया अनबाइज्ड कॉइन, यानी तीसरा सिक्का अनभिनत यानी अनबाइज्ड कॉइन चुना गया। चूँकि तीनों को यादृच्छा चुना गया, यानी रैंडम, यानी कोई तीनों को चुनने की बराबरी, चुनने की जो प्रायिकता है वो बराबर है, तो PE1 की प्रोबेबिलिटी, PE2 की प्रोबेबिलिटी और PE3 की प्रोबेबिलिटी, यानी 3 में से किसी E1 को चुनेंगे तो एक प्रकार से, E2 को चुनेंगे तो एक प्रकार से, E3 को चुनेंगे एक प्रकार से। अब कहते हैं कि सिक्के पर चित्त प्रकट हो, तो घटना ये मान लेते हैं कि सिक्के पर ए प्रकट हो, चित्त यानी हेड प्रकट हो, ये घटना है। तो अगर पहला सिक्का लिया गया तब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 of 2, दोनों तरफ हेड है और टोटल हेड तो ये 1 हो गई। PA/E2 यानी दूसरा वाला, तो उस पर 75% चांसेस हैं, यानी आउट ऑफ 100 75 टाइम्स हेड आएगा, तो इट इज़ 3/4। और A/E3 तो दो अनबाइज्ड है, हेड और टेल बराबर आने की संभावना है, टोटल आउटकम्स 2 और हेड आना
ये आउटकम से एक, तो 1/2। आपसे पूछा गया ये पता है कि उस पर हेड आ चुका है, तो वह दोनों साइडेड वाला, दोनों हेड वाला यानी पहले वाला सिक्का होगा। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। अगेन आपका बेस थ्योरम से यही वाला आपका थ्योरम लगेगा। अब मैं इसमें बार बार लिखूंगी नहीं, मैं सीधा इसको ऊपर वाले को, तो PE1 यानी 1/3 इंटू PA/E1 यानी 1 प्लस PE2 यानी 1/3 3/4 फिर 1/3 इंटू 1/2 ऊपर 1/3 इंटू 1, तो नीचे हो जाएगा ये 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6। नीचे एलसीएम आया आपका 12, सॉरी गड़बड़ हो गई, जगह कम रह गई। 12 3 4 12 4 3 12 6 2 12 12 इंटू 1/3 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो इट इज़ 4/9। कैलकुलेशन थोड़ा अपने आप खोल के देख लेना। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है, एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करता है। तो इस तरह से कुल 6000 प्लस 4000 10,000 प्लस 2000 यानी 12,000 लोगों का बीमा किया। उन बीमा में 2000 लोगों का स्कूटर का था, 4000 लोगों का कार का था, कार जो चलाते थे, और 6000 लोग ट्रक चलाते थे। फिर कहते हैं कि दुर्घटनाओं की प्रायिकता क्रमशः 0.01%, यानी अगर वो स्कूटर चलाता है तो उसकी दुर्घटना होने की प्रायिकता 0.01 है, परसेंट है बेसिकली ये। और जो कार चलाता है उसकी 0.03%, और जो ट्रक चलाता है उसकी 0.15% है। सॉरी, परसेंटेज नहीं है, बस 0.01। 0.01 का मतलब 100 में से 1, 0.03 का मतलब 100 में से 3, और 0.15 का मतलब 100 में से 15। तो ये उनके दुर्घटना होने की संभावना है अगर वो स्कूटर चला रहा है या तो फिर कहते हैं बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता क्या है। तो हम कहेंगे माना घटना E1 व्यक्ति, यहाँ ये मान के चलते हैं कि जिनकी दुर्घटनाएं हो रही हैं वो बीमित हैं, तो बीमित के बारे में है। तो E1 जो है व्यक्ति, बीमित व्यक्ति जो जिसका बीमा है वो स्कूटर चलाता है। E2 व्यक्ति कार चलाता है। E3 व्यक्ति ट्रक चलाता है। तो PE1, क्योंकि एक व्यक्ति चुना जा रहा है, तो स्कूटर कितने चलाते हैं 2000, तो 2000 C1, और टोटल हो गए 6 प्लस 4 प्लस 2 यानी 12,000। तो 12,000 में से कोई एक व्यक्ति टोटल, तो 2000 बटे 12,000 यानी 1/6, यानी जो व्यक्ति चुना गया वो व्यक्ति, एक व्यक्ति उठाया गया, तो एक व्यक्ति स्कूटर चलाता है टोटल आपके 12,000 में से, तो उसकी प्रायिकता 1/6 होगी। अगर व्यक्ति वो कार चलाता है तो उसकी प्रायिकता
4000 बटे 12,000 यानी 1/3। PE3 6000 बटे 12,000 1/2। अब इसमें से घटना ए मानते हैं कि व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है जबकि वो स्कूटर चला रहा था, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.01 यानी 1/100। व्यक्ति कार चला रहा था जबकि वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, तो इट इज़ 0.03 यानी 3/100। और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है यदि वो ट्रक चला रहा था, तो इट इज़ 0.15 यानी 15/100। आपसे कहा है कि ये पता है कि वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, लेकिन वो स्कूटर से चल रहा था, यानी E1/A आपसे पूछा है। तो अगेन बाय बेस थ्योरम आपसे पूछा है ये, तो आप बेस थ्योरम से E1/A हो जाएगा E1 इंटू PA/E1 PE1 इंटू PA/E1 और इसी तरह से PE2 A/E2 PE3 A/E3। That is PE1 is 1/6 1/100। So 1/6 into 1/100। PE2 is 1/3 3/100 and 1/2 15/100। इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व अपने आप करेंगे। मैं इसको आंसर लिख देती हूँ इसका, या यहाँ कर लेते हैं इसको अलग पेज पर। ऊपर 1 नीचे कैल्शियम ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1/600। बल्कि एक काम करो, 1/100 सब में से कॉमन निकाल लो, तो ये सारा कट गया। तो आपका बचा 1/6, इधर बचा 1/6, 3 से 3 कैंसिल, 1 यहाँ बचा एंड 15/2 यहाँ बचा। तो ये नीचे एलसीएम आ गया आपका 6 1 + 6 + 15 345। तो ये हो जाएगा 1/45 + 1 46 + 52। तो इसका आंसर आएगा 1/52। जगह कम थी इसलिए रफ वर्क में कर लिया, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैलकुलेशन अपने आप कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, एक कारखाने में ए और बी 2 मशीनें लगी हैं। पूर्व विवरण से पता चलता है कि कुल उत्पादन का 60% मशीन ए और 40% मशीन बी बनाती है। जो टोटल उत्पादन होता है उसमें 60% मशीन ए से बन के जाता है और 40% मशीन बी द्वारा बनता है। इसके अतिरिक्त मशीन ए का 2% और मशीन बी का 1% खराब होता है। यानी मशीन ए में 100 में से 2 चीज़ें खराब हो जाती हैं, मशीन बी में 100 में से 1 चीज़ खराब होती है। फिर कहते हैं यदि कुल उत्पादन का एक ढेर बना लिया जाए और उस ढेर में से एक वस्तु निकले और वो खराब है, ये पता है कि वो खराब है, तो वो क्या प्रायिकता होगी कि वो बी द्वारा निकलेगी। तो हम कहते हैं घटना E1 वस्तु मशीन ए से बनी। तो PE1 कितना हुआ 60% यानी 60/100।
100 पे छोड़ दो। E2 की वस्तु मशीन बी से बनी, PE2 हुआ आपका 40/100। एक घटना मान लेते हैं कि वस्तु खराब है, तो वस्तु खराब है जबकि वो मशीन ए से बनी है, पहली मशीन से बनी है, तो वो है आपका 2%। और वस्तु खराब है जबकि वो मशीन बी से बनी है, तो वो है आपका 1%। आपसे कहते हैं एक निकालिए, ये पता है वो ख़राब है, तो वो मशीन बी से बनेगी। तो आपसे पूछा है मशीन ख़राब मतलब वस्तु ख़राब है यानी ए हो चुका है, तो आपको पूछा है कि वो दूसरी मशीन यानी बी से बनेगा यानी E2 से बनेगा, ये आपसे पूछा है। तो बाय बेस थ्योरम E2/A इज इक्वल्स टू, बड़ी पहचान है E2/A, तो इसका उल्टा यानी PA/E2, और E2 यहाँ है तो E2 यहाँ पर है। इस तरह से ये पहचान होती है। और फिर ये सारे कॉम्बिनेशन नीचे आएंगे, PE2 इंटू PA/E2 यहाँ है तो ये तो आएगा ही, प्लस PE1 तो इस तरह से फॉर्मूला आप याद भी करेंगे। तरीका है आप फॉर्मूले को याद करने का। अपनी अपनी कन्वेंशन सब बना लेते हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ द कन्वेंशन। प्रूफ हम बता ही चुके थे पहले। तो E2 मतलब 40/100, A/E2 यानी 1/100, और ये होगा 60/100 इंटू 2/100, और ये 40/100 इंटू 1/100। तो सबके नीचे 100 कट गए, ऊपर 40, नीचे 60 प्लस इंटू 2 120 प्लस 40, इट इज़ 40/160, इट इज़ 1/4। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 8। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 में कहते हैं, दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। दो पार्टीज हैं, दो ग्रुप्स हैं, एंड दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर फॉर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सम कॉर्पोरेशन। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकता 0.6 और 0.1% है। यानी पहले के जो चांसेस हैं वो 0.6% है, मतलब 0.6 है, 10 में से 6, अगर 10 चांस हैं टोटल, 10 में से 6 लोग उन्हें पसंद करेंगे और 10 में से 4 दूसरों को पसंद करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो वो नए उत्पाद का प्रारंभ करेगा, इसकी प्रायिकता 0.7 है। जबकि दूसरा दल अगर जीतता है वो नई उत्पाद को, नई प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, तो वो उसकी प्रायिकता 0.3 है। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद जो है वो लॉन्च किया गया है, वो दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया गया है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी नया उत्पाद तो हुआ ही है लेकिन वो दूसरे दल ने किया है, ये बताना है, उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो घटना E1 पहला दल जीतता है, घटना E2 दूसरा दल जीतता है, तो पहले की प्रायिकता 0.6 यानी 6/10, दूसरे की प्रायिकता पॉइंट में भी कर सकते हो, मुझे कन्वीनियंट अपॉन में लगता है तो मैं पॉइंट में कम रखती हूँ, आप चाहें तो आप इसे पॉइंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। घटना ए कि नया उत्पाद बनेगा, नया उत्पाद प्रारंभ होगा, बनेगा क्या मतलब प्रारंभ होगा। तो नया उत्पाद प्रारंभ होगा यदि पहला दल जीतता है, इसकी प्रायिकता है 0.7, 7/10, और नया उत्पाद प्रारंभ होगा जबकि दूसरा दल जीतता है तो उसकी प्रायिकता है 0.3 यानी 3/10। आपसे कहते हैं
दूसरे दल ने प्रारंभ किया है, जबकि ये पता है कि उत्पाद तो नया बन गया, ये पूछा है। तो अगेन आपका बेस थ्योरम से इसका जो फॉर्मूला, अब मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ, या चलो लगा देती हूँ PE2, फॉर्मूला तो लिख ही लेना चाहिए। जो भी लिखा है इसका उल्टा, और जो नीचे है उसको मल्टीप्लाई। E2 नीचे तो ऊपर PE2 सेम नीचे PE1 इंटू। इस तरह के इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, अब तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। E1 सॉरी PE2 into PA upon E2. Every time you should write the formula, by that you are able to learn it quickly. PE2 4 upon 10, A upon E2 3 upon 10. This is 6 upon 10 into 7 upon 10, 4 upon 10, 3 upon 10. So 12, 42, 12. 12 upon 54, 6 to 12, 6, 9, 54, 2 upon 9 is the answer for question number 9. Let's move to question number 10. Come to question number 10. एक लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और फिर चितों की संख्या नोट करती है कि एक चित आया, 2 आया, 3 आया, तो कितनी बार वो आ सकते हैं, वो एक अलग है। यदि उसे संख्या 1, 2, 3 अथवा 4 प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को एक बार उछालती है और नोट करती है कि वो चित आया था या हेड, क्योंकि चूंकि एक ही बार उछालती है तो वह एक ही चीज आएगा, या तो हेड या टेल। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त हुआ, ये पता है कि एक चित प्राप्त हुआ, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर संख्या 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो घटना E1 पासे पर संख्या 5 या 6 प्राप्त हो। घटना E2 पासे पर 5 या 6 के अलावा 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हो। तो PE1 यानी टोटल, जब आप सिक्का उछालते हैं, पासा उछालते हैं, तो 6 उसके टोटल आउटकम्स होते हैं। उन टोटल 6 में से 2 आपके प्राप्त हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी, मतलब 5 और 6 यानी 2 आउटकम्स प्राप्त हो तो 2/6, 1/3, और E2 की प्रोबेबिलिटी 4/6 यानी 2/3। अब घटना ए कि एक हेड आए, एक चित्त प्राप्त हो, एक चित्त प्राप्त हो, एक हेड प्राप्त हो, चित्त मतलब हेड। तो अगर घटना E1 हो चुकी है यानी 5 या 6 प्राप्त हो चुका, तब एक चित्त कैसे प्राप्त होगा? सिक्का उछला 3 बार उछला तो टोटल आउटकम्स हुए 2 × 2 × 2 यानी 8 आउटकम्स हुए। आप देखो, जब सिक्का उछल रहा है, 3 बार सिक्का उछल रहा है, तो या तो तीनों हेड या एक हेड 2 टेल। TTH, या 2 हेड 1 टेल, बता चुकी हूँ कई बार आपको, या तीनों टेल, यानी कुल 8 आपके होते हैं। तो इसमें 3 तरीके से आपको एग्जैक्टली एक हेड मिलता है, तो इट इज़ 1/8, सॉरी 3/8। टोटल आउट में से 8 आउटकम में से 3 आउटकम ऐसे हैं जिसमें एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त होता है आपको, तो A/E1 है 3/8। और अगर पासे पर ये संख्या आई तो सिक्का एक बार उछला, तब हेड आने की, क्योंकि टोटल 2 आउटकम्स होंगे, 2 में से एक बार हेड आएगा।
आपसे पूछा है कि ये तो पता है कि हेड आ चुका है, वो दूसरे पासे में से E2 पूछा है। तो अभी सेम जो अभी फॉर्मूला लगा के आए थे वही वाला आप फॉर्मूला लगाएंगे। तो अब मैं डायरेक्टली कर रही हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम रह गई। तो PE2 इज़ 2/3 इंटू PA/E2 इट इज़ 1/2। और यहाँ पर होगा PE1 यानी 1/3 इंटू PA/E1 3/8 एंड देन 2/3, क्योंकि ये वाला तो एक पोर्शन ये ऐसे कैसे आएगा, कैंसल्ड। 1/3 ऊपर, 1/8 प्लस 1/3, नीचे 8 3 24, 3 + 8 इज़ 11, 24 ऊपर गया, 3 ने काटा, 8/11, 8/11 is the answer. This was question number 10. Come to question number 11. एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC तीन मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर B तथा C क्रमशः 5% और 7% खराब सामग्री का उत्पादन करते हैं। कार्य जब काम होता है तो A को कुल समय का 50% मिलता है। ऑपरेटर A सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम खराब सामान करता है, यानी 1%। B का जो टाइम है टोटल टाइम का 30% और C को टोटल टाइम का 20% मिलता है, यानी जिसको ज़्यादा टाइम मिलेगा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें 50% कायदे में A करता है, B 30% करता है और C 20% करता है। तो यदि खराब सामग्री उत्पादित हो गई हो, ये पता है कि सामग्री खराब हो गई, तो पहले वाले से वो होगी, पहले वाला उसे उत्पादित करेगा। इसकी क्या प्रायिकता है? तो E1 का मतलब सामग्री ऑपरेटर A बनाता है। तो PE1 होगा आपका, चूंकि 50% वो टोटल में से 50% वो बनाता है, तो 1/2 50/100 E की हो गई। E2 सामग्री ऑपरेटर B बनाता है, तो PE2 कितना हो गया आपका 30%, तो 30/100 यानी 3/10। और PE3 सामग्री ऑपरेटर C बनाता है, तो PE3 की प्रोबेबिलिटी ये हो गई आपकी 20%, 2/10 या 1/5। घटना A की सामग्री खराब बनी। तो खराब सामग्री बनी जबकि वो पहले वाले ने बनाई, तो उसके 1% खराब होती है, तो 1/100। खराब सामग्री अगर सेकंड ने बनाई, B ऑपरेटर ने बनाई, तो इट इज़ 5%। और ख़राब सामग्री यदि उसे तीसरे ने बनाई, C ने बनाई, इट इज़ 7%। आपसे पूछा है सामग्री तो खराब है लेकिन वो पहले वाले ने बनाई है, ऑपरेटर A ने बनाई, ये पूछा है। तो फॉर फॉर्मूला P, इसका उल्टा मैंने बताया, PE1 इंटू PA/E1, और नीचे सब PE1 A/E1, PE2 A/E2, PE3 A3 A/E3 लिख दिया फॉर्मूला। और E1 1/2 A/E 1/100, 1/2 इंटू 1/100, 3/10 E2, 5/100 प्लस 1/5 इंटू 7/100, तो
तो 100 सब में से कॉमन लेकर काट लिया, तो ये 1/2 प्लस ये बन गया 3/2 प्लस 3/2 और ये हो गया 7/5। नीचे एलसीएम आया 10, 5 प्लस 15 प्लस 7 2 जा 14, ऊपर 10 चला गया, 5/20 प्लस 14 यानी 34। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 52 ताशों की एक गड्डी में एक पत्ता खो जाता है। शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं। खो गए पत्तों के ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो घटना E1 की पत्ता ईंट का खोया, जो पत्ता खोया था वो पत्ता ईंट का खोया था, या खोया पत्ता ईंट का था। सेंटेंस सही कर लीजिएगा। घटना E2 खोया पत्ता ईंट का नहीं था, मतलब खोया पत्ता ईंट का नहीं था, इट वॉज नॉट डायमंड। तो टोटल पत्ता अगर ईंट का खोया होता तो 13 में से एक पत्ता खोता, 13C1 टोटल पत्ते थे 52C1, तो ये हो गया 13/52 यानी 1/4। PE2 अगर वो 1 माइनस, मतलब अगर वो ईंट का नहीं है तो ईंट के छोड़कर सारे हैं, तो या तो ईंट का होगा, ईंट का नहीं होगा, तो इट इज़ 1 माइनस 1/4 दैट इज़ 3/4। अब कहते हैं जो दूसरा पत्ता, घटना ये मान लेते हैं कि 2 पत्ते, बाद में जो 2 पत्ते निकले, बाद के 2 पत्ते ईंट के थे। ये घटना है, ईंट के थे। तो अगर पहले ईंट का पत्ता निकल चुका तब बाकी 2 पत्ते ईंट के निकलेंगे। इसकी क्या प्रायिकता? जब आपका पहला पत्ता ईंट का निकल चुका तो अब कुल ईंट के पत्ते रह गए आपके पास 12 और कुल पत्ते रह गए 51। तो अब उन 12 में से दोनों पत्ते ईंट के निकलें तो 12C2 इतने तरीके से निकल सकते हैं। टोटल पत्ते थे 51C2, तो 12C2 बैठा आपका ये फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 51, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 49। 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 12 × 11 और ये हो गया 51 × 50, 49 तक कट गया ये। तो ये तो कुछ कटेगा, छोड़ दें, यहीं छोड़ देते हैं, या 3 4 12 और 17 और तो कुछ नहीं कटेगा। 44/850। और अगर पहला पत्ता ईंट का नहीं होता तो होगा 13C2, क्योंकि अब 13 पत्ते ईंट के होंगे, अपॉन 51C2, तो ये हो गया 13 × 12 अपॉन 51 × 50। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 12 3 17, यहीं छोड़ देते हैं 850, 13 4, वैसे तो और कट जाएगा पर काटने का फ़ायदा नहीं है। 13 4 52, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, कैलकुलेशन में आसानी होगी, इसलिए नहीं काटा। और आपसे पूछा है खो गए पत्ते ईंट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा PA, अच्छा सॉरी, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले गए जो ईंट के पत्ते हैं, यानी A हो चुका,
तो खोए गए पत्ते ईंट के पत्ते थे, इसकी प्रायिकता यानी पी इवन पूछा है जबकि ए हो चुका है। तो फिर वही बेस थ्योरम, इसका उल्टा ए अपॉन इवन, तो ये इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, फिर पी इवन इंटू पी ए अपॉन इवन, पी ई टू into PA upon E2. Substitute the values. 1 upon 4 और ये 44 upon 850, 1 upon 4 into 44 upon 850 plus 3 upon 4 into 52 upon 850। तो 4 और इंटू 8 सब में से कट गया, तो 44 ऊपर रह गया, नीचे 44 प्लस 3 2 6 3 5 15, 44 6 4 10, 5 और 4 9 और 1 10, 200, तो 4 से कटेगा 11 अपॉन 50। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब प्रश्न नंबर 13 और 14 ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, इन्हें देखेंगे। क्वेश्चन है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ, तो वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और जबकि ए बता चुका है कि चित्त प्रकट होगा, तो सिक्का उछाला जाता है, तो इवन घटना की चित्त आया, सिक्के पर चित्त आया। घटना E2 सिक्के पर पट आया, पट मतलब है टेल, हेड आया टेल आया, दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी 1/2 ईच। घटना ये है कि ए बताता है कि हेड आया, चित्त आया, चित्त यानी हेड आया, यानी घटना ये मानते हैं कि ए कह रहा है कि चित्त आया। तो जब वास्तव में चित्त आया और ए कह रहा है चित्त आया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है, और सच बोलने की उसकी प्रायिकता क्या है? 4/5। फिर से सुनिए, इवन हो चुका है यानी सिक्के पर चित्त आया है, और घटना ये कहती है कि वो कह रहा है कि चित्त आया, इसका मतलब वो सच बोल रहा है। एक्चुअली में हेड आ रहा है और वो ये कह रहा है कि हेड आया, तो इसका मतलब वो सच बोल रहा है। सच बोलने की प्रायिकता 4/5। वो झूठ बोल रहा है तो उसकी या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा। और अगर वो कह रहा है चिताया जबकि चिताया नहीं, तो झूठ बोल रहा है, तो उसकी प्रायिकता कितनी हुई? 4/, यानी अगर व्यक्ति या तो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। सच बोल रहा है तो 4/5, और सच नहीं बोल रहा तो 1 - 4/5 यानी 3/1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। तो वो झूठ बोलना, कायदे में इसका मतलब हुआ झूठ बोल रहा है। तो ये हर क्वेश्चन, हालांकि ये कोई फॉर्मूला नहीं होता कि PA/A2 इज़ 1 - P/E1, लेकिन ये इस तरह से घटना बन गई आपकी। आप कहते हैं कि ये पता है कि उसने बताया है कि चिताया, यानी ए हो चुका है, तो वास्तव में चित था यानी इवन था, ये पूछा है। तो फिर वही बेस थ्योरम लगेगी आपकी। तो इट इज़ P(E1) × PA/E1 अपॉन P(E1) × PA/E1 प्लस P(E2) × PA/E2। तो ये हो गया P(E1) 1/2, this is 4/5, 1/2 × 4/5, 1/2 × 1/5, 1/2 × 4/5, नीचे से 1/2 कॉमन निकाला, 4/5 प्लस 1/5, ये कट गया, ये 1 हो गया, तो इट इज़ 4/5।
क्योंकि ये कायदे में घटनाएं इंडिपेंडेंट हो गई, सच बोलना और झूठ बोलना। तो इस तरह से ये था आपका प्रश्न नंबर 13। आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर, और इसका मतलब ये ए पार्ट सही हुआ, इसका ए करेक्ट हुआ। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, मैंने मल्टीपल नहीं डाले थे। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यदि ए और बी स्वतंत्र एक घटनाएं हैं, दो घटनाएं हैं ए और बी, इस तरह से कि ए बी का सबसेट है और बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट नहीं है, तो इनमें से कौन सा सही होगा? तो अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ए के। कॉमन दोनों में ए हुआ, और तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ? पी ए। तो पी ए अपॉन बी, जो कि बाई फॉर्मूला होता था पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, पी बी सॉरी, तो ये हो गया पी ए अपॉन पी बी। तो डेफिनेटली ये तो हुआ ही नहीं। अब पी ए अपॉन बी इज लेस देन पी ए होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू पी होगा, ये देखते हैं। तो अब हमें कह रखा है पी बी 0 नहीं है, तो निश्चित तौर पे पी बी जो है वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 1 हो सकता है। मोर ओवर ए और बी, ए बी से छोटा होगा, ए में एलिमेंट्स बी से कम होंगे, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसे नीचे ले जाएं तो 1 इज लेस देन 1 अपॉन पी बी। ये आ गए इस रिजल्ट पे, दोनों तरफ से पी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, और पी ए अपॉन पी बी किसके बराबर है? पी ए अपॉन बी के। तो तीसरे वाला आपका करेक्ट हुआ। इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हुई 13.3। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आए फिर से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के बताएंगे, उसे मैं फिर से आपको वीडियो बना के भेजूँगी। थैंक यू।